आज मैं अपनी मीना के लिए डॉल लेकर जाऊंगी। वो डॉल देखकर बहुत खुश होगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया बाजार की ओर चली जाती है। जंगल के बाजार में कोमल चिड़िया को तोते की दुकान पर बहुत सुंदर डॉल दिखाई देती है। तोते तोते भैया, वो डॉल कितने की है? 300 की। वो डॉल बहुत अच्छी है, वो 300 में ही मिलेगी। ठीक है तोते भैया, आप मुझे वही डॉल दे दें। फिर कोमल चिड़िया वो डॉल लेकर वहां से चली जाती है। कोमल चिड़िया आज बहुत खुश थी। रास्ते में चिड़िया को बिजली का भी रोक लेती है। रुक जा चिड़िया, अगर एक पंख भी आगे गई तो जान से मार दूंगी। बिजली, मुझे जाने दो, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा, तो ये डॉल मुझे दे दो और तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं नहीं बिजली, ये डॉल तो मेरी बेटी मीना के लिए है। मैंने बहुत मुश्किल से ली है। फिर बिजली कभी गुस्से में उड़ती है। वो चिड़िया को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और वो डॉल लेकर वहां से भाग जाती है। कोमल चिड़िया वहीं बैठकर रोने लग जाती है। दुष्ट कवि, बुरी कवि, मुझसे मेरी बेटी की डॉल लेकर भाग गई। बिजली कवि वो डॉल लेकर अपने घर चली जाती है। पिंकी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मम्मा, ये तो बहुत सुंदर डॉल है। डॉल को देखकर बादल कव्वा बिजली से पूछता है। बिजली, तुम ये डॉल कहाँ से लाई हो? बादल जी, मैं ये चिड़िया से छीन कर लाई हूँ अपनी पिंकी के लिए। मम्मा मम्मा, मेरी डॉल कहाँ है? आपने मुझसे वादा किया था कि फसल के बेचते ही आप मुझे डॉल लेकर देंगी। मीना बेटी, मैं आपके लिए डॉल लेकर आ रही थी कि रास्ते में बिजली कव्वी ने वो डॉल मुझसे छीन ली। मम्मा, ये कव्वे बहुत बुरे हैं। जब भी हम कुछ लेते हैं तो हमसे चीजें छीन लेते हैं। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। हम दूसरे जंगल क्यों नहीं चले जाते? मीना बेटी, हर जंगल में ऐसे पक्षी होते हैं, लेकिन आप मेरी तरह सब्र करना सीखो। जैसे भी हालात हो, हालात से समझौता करते हैं। वो बुरे हैं, उन्होंने कई बार मेरा नुकसान करना चाहा, लेकिन हर बार मुझे सफलता ही मिली है। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि बिजली कवि की माँ का फोन आता है। बिजली, तेरी भांजी का जन्मदिन है और वो मुझसे नई डॉल मांग रही है। क्या तेरे पास कोई डॉल है? हाँ माँ, मेरे पास एक न्यू डॉल है, पिंकी की है। मैं और बादल जी वो डॉल लेकर अभी आ जाते हैं। बेटी, डॉल नई तो है ना? हाँ माँ, और नहीं तो क्या, मैं अपनी भांजी के लिए अब पुरानी डॉल लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कवि फोन बंद कर देती है और वो बादल कवि से कहती है। चले बादल जी, माँ जी के पास जाना है, मेरी भांजी का जन्मदिन है। माँ ने कहा है कि कोई न्यू डॉल लेकर आऊं। जन्मदिन? फिर तो वहाँ बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी मिलेंगे। हाँ बादल जी, माँ ने कहा है बहुत बड़ा केक और मिठाइयाँ भी होंगी। फिर बिजली और बादल वो डॉल लेते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो दोनों पहाड़ की चोटी से गुजरते हैं तो सुनहरी चील उन्हें देख लेती है। मम्मा, वो देखो, वो कितनी सुंदर डॉल है, मुझे वो चाहिए। बेटी, तू रो मत, जाकर अंदर बैठ जा, मैं तेरे लिए वो डॉल लेकर आती हूँ। फिर चील की बेटी घर के अंदर चली जाती है और सुनहरी चील पीछे से जाते हुए बिजली कवि को धक्का देती है। बिजली कवि नीचे गिर जाती है। अच्छा चील, तुमने मेरी पत्नी को धक्का क्यों दिया? ये डॉल मेरी बेटी को पसंद आ गई है, इसलिए ये डॉल मुझे दे दो। बादल जी, मेरा पंख घायल हो गया है। चील, मेरी पत्नी को मारा, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर बादल और चील में लड़ाई शुरू हो जाती है। चील अपने पंचों से बादल कवि को मार मार कर घायल कर देती है। बिजली कवि शोर मचाती है। बचाओ, जंगल के पक्षियों, जल्दी यहाँ आओ, वरना चील मेरे पति को मार डालेगी। शोर सुनकर जंगल के सभी पक्षी उस दिशा भी आ जाते हैं। चील भी सभी पक्षियों को एक साथ देखकर वहां से भाग जाती है। दोस्तों, मेरे पति को बचा लो, मेरे पति बादल को बचा लो। बादल, तुम तो जानते थे कि शाम के समय इस जगह पर आना ठीक नहीं है। चिड़िया बहन, ये सब मेरे कारण हुआ है, ना मैं तुमसे डॉल छीनती और ना मेरे पति की ये हालत होती। वो बिजली, तुम वो डॉल चिड़िया को वापिस लौटा दो। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा मर जाता है और बिजली कवि वो डॉल चिड़िया को दे देती है। चिड़िया बहन, ये लो अपनी डॉल,
डॉल की वजह से ही तो आज मेरे पति की जान चली गई है। बिजली, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति की जान चली गई। देखो, तुमने दूसरों के साथ बुरा करना चाहा, लेकिन उल्टा तुम्हारे साथ ही बुरा हो गया। फिर कोमल चिड़िया वो डॉल लेकर अपने घर चली जाती है। मीना डॉल देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी ओर बिजली कभी पछतावे की आग में जलती रहती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में कोमल चिड़िया जंगल की रानी थी। उसके राज्य में सभी पक्षी बहुत खुश थे। कोमल चिड़िया का मंत्री चीकू तोता था। वो चिड़िया को बहुत अच्छी सलाह दिया करता था। चिड़िया भी तोते से बहुत खुश थी, इसीलिए वो किसी भी मामले में तोते से सलाह किया करती थी। उसी जंगल में एक बिजली कवि रहती थी जो बहुत चालाक थी। वो चिड़िया की मंत्री बनना चाहती थी। चिड़िया अच्छे से जानती थी कि बिजली बहुत चालाक है, इसलिए वो अपने पास उसे नौकरी पर नहीं रखती थी। जिस बात का बिजली कवि को बहुत दुख था और वो हर समय प्लान बनाती रहती थी कि कैसे वो चिड़िया से बदला ले और उस जंगल की रानी बन जाए। ये छोटी चिड़िया कितनी बुरी लगती है। मेरा मन करता है 1 मिनट से पहले इसे मार दूं। और वो मोटी चोंच वाला कितनी चापलूसी करता है। एक बार मुझे मौका मिल जाए, मैं दोनों से हिसाब बराबर करूंगी। एक बार मैं अपनी सहेली भूरी उल्लू के पास जाती हूँ, शायद उसके पास कोई उपाय हो। फिर बिजली कवि अपनी सहेली भूरी से मिलने दूसरे जंगल चली जाती है। क्या हाल है मेरी सहेली का? आज कैसे आना हुआ? भूरी, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुमसे मिलने चली आई। बिजली, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, बगैर मतलब के तुम कभी नहीं आती। बताओ क्या बात है? अच्छा, तुम इतना कह रही हो तो बता देती हूँ। भूरी सहेली, तुम तो जानती हो हमारे जंगल की चिड़िया रानी को। मुझे वो जरा भी अच्छी नहीं लगती। और उसका मंत्री तोता, वो तो मुझे उससे भी ज्यादा बुरा लगता है। मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से मैं जंगल की रानी बन जाऊँ। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। बस बिजली, इतनी सी बात, ये तो कोई मसला ही नहीं है। मेरे पास ये जहरीले फूल हैं। तुम ये फूल रानी के भोजन में मिला देना और इल्जाम उस तोते पर लगा देना। देखना कैसे ही दोनों तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। वाह वाह सहेली, कमाल का आइडिया है। अब मैं चलती हूँ, तुम भी मेरे जंगल में जरूर आना। हाँ हाँ, जब तुम रानी बनोगी तो मैं जरूर आऊंगी। फिर बिजली कवि वो जहरीले फूल लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मैं इन फूलों को रानी चिड़िया के भोजन में कैसे मिलाऊं? वो मोटी चोंच वाला तो हर समय सर पर सवार रहता है। पहले उस मोटी चोंच वाले को यहाँ से भगाना होगा, फिर ही मैं ये फूल चिड़िया के भोजन में मिलाऊंगी। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। बिजली कवि कुछ सोचती है और सो जाती है। अगली सुबह होते ही बिजली कवि सीधी तोते के पास जाती है। तोते भैया, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बिजली, बस मैं रानी के पास ही जाने वाला था। तुम सुनाओ, सब ठीक तो है ना? आज सुबह सुबह ही उठ गए। हाँ तोते भैया, मैं तुम्हें तुम्हारी दीदी का संदेश देने आई थी। कल मैं दूसरे जंगल गई थी। रास्ते में तुम्हारी बहन मुझे मिली थी। वो कह रही थी कि मेरे तोते भैया को संदेश दे देना, आज आकर मुझे मिल जाए, कि मैंने अपने भैया से कुछ जरूरी बात करनी है। तोते, मुझे तो तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तुम जरूर आज अपनी दीदी से मिलने चले जाओ। मैं तो कहती हूँ कि अभी चले जाओ। मैं तुम्हारा रानी को बता दूंगी। बिजली, मेरी बहन ज्यादा तो बीमार नहीं थी। मुझे तो कुछ ज्यादा ही बीमार लग रही थी। तो ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। तुम महारानी चिड़िया से कह देना। हाँ हाँ तोते, तुम चिंता नहीं करो, मैं बता दूंगी। फिर चीकू तोता दूसरे जंगल की ओर चला जाता है। फिर बिजली कवि अपने घोंसले की ओर वो पत्ते लेने जो कल वो अपनी दोस्त से लेकर आई थी। तोता जब दूसरे जंगल अपनी बहन के पास पहुंचता है तो वो बिल्कुल ठीक थी। दीदी, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो, लेकिन उस कपी ने मुझे ये क्यों कहा कि तुम बीमार हो? क्या कपी? मुझे तो कोई कपी नहीं मिली। न जाने कपी ने तुमसे क्या कहा। ये सुनकर तोता बहुत परेशान हो जाता है। अच्छा दीदी, अब मुझे वापस जाना होगा। लगता है वो काली कपी जरूर कोई चालाकी कर रही है।
ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से वापस चला जाता है। मुझे भी जाकर देखना चाहिए, कहीं मेरा भैया कोई बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। और फिर तोते की दीदी भी उसके पीछे चली जाती है। दूसरी ओर बिजली का भी वो जहरीले फूल चिड़िया के भोजन में मिला देती है। तभी महारानी चिड़िया भी भोजन खाने के लिए आ जाती है। अरे, ये तोता नहीं आया अभी तक। रानी जी, ये भोजन तोता रख कर गया है, बोल रहा था कि मैं अभी आता हूँ। फिर चिड़िया वो भोजन खा लेती है। थोड़ी ही देर बाद उस पर उन जहरीले पत्तों का असर होने लगता है। बिजली का भी वहाँ से तुरंत चली जाती है। रानी कोमल तड़पना शुरू कर देती है। तभी तोता वहाँ आ जाता है। वो चिड़िया को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है। रानी, आपको क्या हुआ है? लेकिन चिड़िया के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। तभी बिजली का भी 2 सिपाही लेकर वहाँ आ जाती है। ये देखो, तोते ने क्या किया, इसने रानी को जहर दे दिया। सिपाहियों, जल्दी से इसे पकड़ लो और इसे फांसी दे दो। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। रोते हुए तोता ऐसा कहता है, लेकिन सिपाही उसकी बात नहीं सुनते और उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब बताओ चिड़िया, मुझे नौकरी नहीं देती थी ना, अब ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाओगी और फिर मैं बनूंगी इस जंगल की रानी। तुम्हें ये जहरीले पत्ते मैंने ही दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ तोते को फांसी देने। तोते की दीदी दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। वो जल्दी से वहाँ से जाती है और उस जंगल के कबूतर वैद को लेकर आती है। कबूतर के पास उन जहरीले फूलों की दवा थी। वो जल्दी से चंद कतरे दवा के चिड़िया के मुंह में डालता है। थोड़ी देर बाद उन जहरीले फूलों का असर खत्म हो जाता है और कोमल चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। मुझे जहर उस काली कवि ने दिया था, जल्दी चलो फांसी घाट पर। ऐसा कहते हुए वो सब जल्दी से वहाँ से जाते हैं। सिपाही तोते को फांसी देने ही वाले थे। सिपाहियों, जल्दी से फांसी दो इस तोते को, आज से मैं तुम्हारी रानी हूँ। अच्छा काली कवि, कौन है रानी? पकड़ लो सिपाहियों इस कवि को, इन्हें मुझे जहर दिया था। शुक्र है रानी, आप बच गई। ये काली कवि आपके महल पर कब्जा करना चाहती थी। हाँ तोते, मुझे सब पता चल गया है। सिपाहियों, जल्दी से इस कवि को फांसी दे दो। रानी के आदेश पर सिपाही बिजली कवि को फांसी दे देते हैं। इस तरह बिजली कवि को उसकी चालाकी की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, कभी कभी खुद उसमें गिर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल के इस घने पेड़ पर जहाँ कभी खुशियाँ बसती थी, आज वहाँ जुल्म का राज था। सावित्री सास, जिसने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे बादल कवि को पालने में गुजार दी थी, आज उसी घर में एक गैर की तरह रह रही थी। बेटी, पिछली बेटी, क्या थोड़ी सी आग जला दोगी? बहुत सर्दी लग रही है, मेरे पंखों में दर्द हो रहा है। बिजली कवि दूसरे कमरे में अपने पंखों को चमका रही थी और मीठे फल खा रही थी। वो गुस्से में चीखती हुई अपनी सास के पास आती है। आग चाहिए? क्या मैं तुम्हारी यहाँ नौकर लगी हूँ? सारा दिन तुम्हारी खांसी सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अगर इतनी ही सर्दी लग रही है तो जाओ सूरज के पास जाकर बैठ जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। बादल कव्वा शाम को घर लौटता है तो इसकी चोंच में एक ताज़ा और मीठा फल था। वो अपनी माँ की तरफ बढ़ता है, लेकिन बिजली इसे रास्ते में ही रोक लेती है। बादल कव्वा अपनी पत्नी के प्यार और गुस्से में ऐसा झगड़ा हुआ था कि इसे अपनी माँ के आंसू नजर नहीं आते थे। बिजली, देखो माँ कितनी कमजोर हो गई है। ये फल मैं इनके लिए लाया हूँ ताकि इन्हें कुछ ताकत मिले। बिजली कवि वो मीठा फल छीन लेती है। ताकत? इन्हें ताकत देकर क्या करना है, ताकि ये और 10 साल जिंदा रहे और हमें जलील करे। ये मीठा फल तो मैं ही खाऊंगी, वो पुराने सूखे दाने पड़े हैं ना, वही दे दो अपनी माँ को। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। बादल कवि की माँ पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी और रो रही थी। बेटा बादल, क्या तू भी
अपनी माँ को इस हाल में देखेगा? यही दिन देखने के लिए मैंने भूखा रहकर तुझे पाला था। बादल कव्वा नजरें चुराकर दूसरे कमरे में चला जाता है और बूढ़ी माँ रोती रह जाती है। रात हो जाती है और जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। बिजली कवि को अपनी सास की खांसी से चिढ़ थी। एक तो ये बुढ़िया रात को सोने भी नहीं देती, सब और बर्दाश्त नहीं होता, अभी इसे घर से निकालती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि अपनी सास का पंख पकड़ती है और उसे धक्के देकर घोंसले से बाहर निकालती है। निकल जा मेरे घर से, तेरी खांसी की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती। जाओ नदी के पास उस खोखले पेड़ में रहो, अब तुम्हारा वही ठिकाना है। बेटी, बारिश हो रही है, इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगी? मुझे बस एक कोना दे दो, मैं वहीं पड़ी रहूंगी और आवाज भी नहीं निकालूंगी। चुप कर जा, अब एक और लफ्ज मत बोलना, वरना मैं तेरे बचे हुए पंख भी नोच लूंगी। चली जा यहाँ से। ऐसा कहते हुए बिजली कवि दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। सावित्री सास भीगती हुई लड़खड़ाती हुई नदी की तरफ चली जाती है। तोता ये सब देख रहा था। वो रोते हुए चिड़िया के पास जाता है और कोमल चिड़िया को सारी बात बताता है। तोते भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? कवि इतनी सालिम निकली, उसने अपनी सास को इस हालत में घर से बाहर निकाल दिया है, उसे जरा भी रहम न आया। मैं अभी चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया नदी की ओर चली जाती है, जहाँ बूढ़ी सावित्री एक खोखर में बैठी रो रही थी और कांप रही थी। माँ जी, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है, चलिए मेरे साथ चलिए। फिर कोमल चिड़िया बिजली कवि की सास को लेकर अपने घर आ जाती है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता, जो जुल्म सावित्री पर हुआ था कुदरत इसे दोहराने की तैयारी कर रही थी। कुछ साल बीत जाते हैं। बिजली कवि की सास मर चुकी थी। बादल और बिजली भी अब बूढ़े हो चुके थे। बिजली का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। वो अपनी पत्नी के साथ उसी घोंसले में रहता था। अरे बुढ़िया, ये बर्तन तुमने साफ क्यों नहीं किए? सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, कुछ काम भी कर लिया करो। बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, थोड़ी तो इज्जत करो। इज्जत? मैं तुम्हारी इज्जत करूँ? पति ने मुझे बताया था कि तुमने अपनी सास को बारिश में बाहर निकाला था। जब तुमने अपनी सास को कोई इज्जत नहीं दी तो मुझसे क्यों उम्मीद रख रही हो? चलो दफा हो जाओ मेरे घर से और चली जाओ उसी नदी के पास वाले पेड़ की खोखर में। ऐसा कहते हुए बिजली की बहू उसे घर से निकाल देती है। बिजली कवि रोती हुई उसी पुराने खोखले पेड़ में चली जाती है, जहाँ बरसों पहले सावित्री बैठी थी। बारिश फिर से शुरू हो जाती है और उसे अपनी सास की याद आ रही थी। मैंने कितना बड़ा पाप किया, अपनी सास के आंसुओं की परवाह नहीं की। आज मेरी अपनी संतान ही मुझे ठोकरें मार रही है। ऐ ऊपर वाले, मुझे मौत दे दे, ये जिंदगी तो जहन्नुम बन गई है। कोमल चिड़िया वहीं से गुजर रही थी। वो कवि को देखकर वहाँ आती है। बिजली, ये आंसू अब किसी काम के नहीं। जो दर्द तुमने दूसरों को दिया अब वो तुम्हारा नसीब है। प्यारे दोस्तों, माँ बाप और सास ससुर की खिदमत को बोझ मत समझो। ये वो दुआएं हैं जो तुम्हें तूफानों से बचाती हैं, और इनकी बद्दुआएं वो आग हैं जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों को जला देती हैं। याद रखें, आपकी संतान वही सीखती है जो आप अपने बड़ों के साथ करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। ऐ ऊपर वाले, मेरे तो करम ही फूट गए जो मुझे ऐसी बहू मिली। दिन चढ़ गया है लेकिन अभी ये महारानी सोकर ही नहीं उठी। अरे बादल, बादल बेटे, जा अब तू ही उसे जगा। अपनी माँ की बात सुनकर बादल कव्वा अपनी पत्नी के पास जाता है। बिजली, उठ जाओ, देखो कितना समय हो गया है। माँ ने घर के सारे काम कर लिए हैं और तुम अभी तक सो रही हो। पति जी, मुझे सोने दो और माँ जी से कहो कि तुम भी सो जाओ। काम का क्या है, वो तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन इतनी प्यारी नींद मुझे दोबारा नहीं आएगी।
तभी बिजली कवि की सास वहाँ आती है। अरे ओ महारानी, ये तेरा मायका नहीं ससुराल है। अभी तो मेरे पंख और पैर जल रहे हैं। अगर मैं मर गई तो यहाँ तेरी माँ नहीं आने वाली काम करने के लिए। बिजली कवि अपने घोंसले से उठ जाती है। थोड़ी देर बाद बादल कव्वा अपनी पत्नी से कहता है, बिजली, मैं जा रहा हूँ जंगल काम पर। तुमसे इतना नहीं हो सकता कि मेरे लिए भोजन ही बना दो। पति जी, अभी तो सब्जी कटनी है और फिर पकानी भी है, और तो और आटा भी गूंदना पड़ेगा। कितना झंझट है। इससे अच्छा है कि आप जंगल में ही कुछ खा लेना। हाँ हाँ, मैं जंगल से भोजन खा लूंगा, लेकिन तुम ऐसे ही घोंसले में लेटी रहना। ए ऊपर वाले, मैं क्या करूँ ऐसी पत्नी का? इसका कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बादल कव्वा घर से चला जाता है। बादल कव्वे के जाते ही बिजली कवि चुपके से रसोई में जाती है और बना हुआ भोजन खाकर अपने घोंसले में आकर फिर से लेट जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन बादल कव्वा अपनी पत्नी से कहता है, बिजली, हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं। सभी पक्षियों के बच्चे हैं, हमारी कोई भी संतान नहीं। चलो आज बुलबुल डॉक्टर के पास चलते हैं। पति जी, तुम भी किस झंझट में पड़ना चाहते हो? पहले इलाज करवाओ और फिर अंडे की रक्षा करना, उसके बाद इतने सारे काम। ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकती इतना काम। मैं तो सोचती हूँ कि एक बच्चा गोद ही ले लेते हैं। बिजली, अब तो हद हो गई। तुम इतनी आलसी कैसे हो सकती हो? तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। शाम को बिजली की सास अपने बेटे से कहती है, बेटे, तेरी पत्नी तो सारा दिन घोंसले में पड़ी रहती है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन मैं अपनी बेटी पिंकी के पास रह आऊं। जब मैं नहीं होंगी तो ये खुद ब खुद काम करेगी। ठीक है माँ, जैसा आपको अच्छा लगे। अगली सुबह बिजली की सास अपनी बेटी के घर चली जाती है। माँ जी तो चली गई, अब काम कौन करेगा? सुबह का नाश्ता, पति का भोजन और फिर झाड़ू पोछा सब। ए ऊपर वाले, मेरी इतनी बड़ी परीक्षा। अगले दिन बादल कव्वा अपनी पत्नी से कहता है, बिजली, अब तो उठ जाओ, माँ भी चली गई। हाय हाय बादल जी, मैं क्या करूं? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। बिजली, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे सर में दर्द है? कोई बात नहीं, मैं जंगल से भोजन खा लूंगा। लेकिन हाँ, तुम अपने लिए भोजन जरूर बना लेना। बादल कव्वा बिना खाए ही घर से चला जाता है। अरे वाह, अब तो मैं मजे करूंगी। अब तो वो बुढ़िया भी नहीं है काय काय करने के लिए। मुझे भी भूख लगी है, बनाने का झंझट मैं नहीं कर सकती। हाँ, एक काम करती हूँ, तोते के ढाबे से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। बिजली कवि तोते को फोन करती है और खाना ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में तोता बिजली कवि को पार्सल दे जाता है। बिजली कवि मजे मजे से वो सारा भोजन खाती है और फिर लेट जाती है। अब रोज ऐसे ही होने लगता है। बिजली कवि रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर लेटी रहती। एक दिन बादल कव्वा अपनी पत्नी से पूछता है, क्या बात है बिजली, मुझे घर में कोई भोजन दिखाई नहीं देता। आखिर तुम क्या खाती हो? पति जी, मैंने क्या खाना है, सूखे दाने ही खा लेती हूँ। माँ जी क्या कही, मुझे तो बीमारियों ने ही पकड़ लिया। लगता है पति जी, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। कव्वा अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान था। शाम को बादल कव्वा ही अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए भोजन बनाया करता था। एक दिन बादल कव्वा जंगल में बहुत परेशान बैठा था। तभी उसकी दोस्त चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ बादल भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं चिड़िया, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती, सारा दिन ऐसे ही लेटी रहती है। बादल भैया, मेरी जानने वाली एक बुलबुल डॉक्टर है, आप अपनी पत्नी को वहीं ले जाएं। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाता हूँ। बादल कव्वा अपने घर की तरफ चला जाता है। जब वो घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि चीकू तोता भोजन का पार्सल बिजली कवि को दे रहा था। अच्छा, तो ये बात है, ये हर दिन भोजन तोते के होटल से खाती है, इसलिए घर में भोजन नहीं बनता। ये तो मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है। अब मैं भी इसे सबक सिखाता हूँ। बादल कव्वा थोड़ी देर वहीं रुकता है और फिर घर में चला जाता है। तब तक बिजली कवि वो सारा भोजन खा चुकी थी।
अपने पति को देखकर बिजली का भी चौंक जाती है। अरे पति जी, आप इस समय यहाँ? बिजली, तैयार हो जाओ, चलो हमें डॉक्टर के पास जाना है। अब तुम्हारा चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। देखो तो अपने आप को, कितनी कमजोर हो गई हो। नहीं नहीं पति जी, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। आप चिंता नहीं करिए, मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, हॉस्पिटल तो जाना ही होगा। बादल कव्वा पहले ही चिड़िया से कहकर बुलबुल डॉक्टर को सब समझा चुका था। अपने पति की जिद के कारण बिजली को हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती है, खाना पीना भी छोड़ दिया है। आप इसे बचा लीजिए, मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। ठीक है कव्वे, आप चिंता नहीं करें, मैं अभी इसके सारे चेकअप करती हूँ। फिर बुलबुल डॉक्टर बिजली कव्वे के चेकअप करती है। कव्वे, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी पत्नी की एक किडनी खराब हो गई है। हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करके उसे निकालना होगा। अगर ऐसा ना किया तो इसकी जान को खतरा है। ये सुनकर बिजली कव्वे पूरी तरह से डर जाती है। चलो कव्वे बहन, जल्दी से ऑपरेशन करना होगा और तुम्हारी किडनी निकालनी होगी। नहीं नहीं पति जी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो घर चलो, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। बिजली, तुम डरो नहीं, एक छोटा सा तो ऑपरेशन है, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगी। चलिए कव्वे बहन, 1 मिनट की भी देरी आपकी जान ले सकती है। बादल जी देखो मेरी तरफ, क्या मैं तुम्हें भी मार लगती हूँ? बिजली, तुम सारा दिन तो घोंसले में लेटी रहती हो और तुम्हारे सर में दर्द भी तो कितना होता है। ना कुछ खाती हो और ना कुछ पीती हो। बादल जी, मैंने सब झूठ बोला था, मुझे बहुत भूख लगती है। मैं तो ये सब काम ना करने के बहाने बनाती थी। मेरे सर में कोई भी दर्द नहीं है। ये तो मैंने काम से बचने के लिए सब नाटक किया था। चलो अब मुझे घर ले चलो। बिजली, मुझे पता है ये सब तुम झूठ बोल रही हो ताकि ऑपरेशन से बच जाओ। नहीं बादल जी, मुझे आपकी कसम, अपनी माँ की कसम, मुझे अपने मामा चाचा सबकी कसम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ कर दो बादल। डॉक्टर जी, अब तो इसकी किडनी निकाल ही दो, तभी इसका आलस निकलेगा। पति जी, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगी, समय से पहले काम करूँगी, लेकिन मुझे यहाँ से ले चलो। ठीक है बिजली, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन पहले मुझे चिकन की बिरयानी खिलानी होगी। हाँ हाँ पति जी, चलिए मैं अभी बना कर देती हूँ। इस तरह बादल कव्वा अपनी आलसी पत्नी की अकल ठिकाने लगाता है। जंगल में शाम का समय था। कोमल चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने एक लकड़ी के संदूक को कपड़े से साफ कर रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वहीं खिड़की में बैठे बादल कव्वा और बिजली कव्वे इसे देख रहे थे। बाज़-औक़ात खामोशी में बहुत बड़े राज छुपे होते हैं। कोमल चिड़िया पिछले कई सालों से इस पुराने संदूक की हिफाजत ऐसे कर रही थी जैसे इस संदूक में पूरी दुनिया की दौलत छुपी हो। देखा देखा बादल जी, ये चिड़िया हर रोज इस संदूक की ऐसे ही सफाई करती है और इसे चूम रही होती है। हो ना हो विदेश के जंगल से बंटी ने हीरे भेजे होंगे। बस आज की रात हमें ये संदूक किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। अगली सुबह जब चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी तो उसकी सास झाड़ू लेकर आती है और चिड़िया को मारती है। और जा, कब तक सोएगी? लालच जब अपनों के दिलों में घर कर ले तो रिश्ते बोझ बन जाते हैं। चिड़िया की सास कव्वों की बातों में आ चुकी थी। अब वो कोमल को अपनी दुश्मन समझती थी। अरे ओ कोमल, निकाल वो संदूक जो तेरे पति ने परदेश से भेजा है। वो कहाँ है, कहाँ छुपाया है तुमने? मुझे सूखी रोटी खिलाती है और खुद खजाने पर सांप बनकर बैठी है। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इस संदूक में कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें तो मेरी कुछ यादें हैं जो मेरे जीने की वजह है। पीछे से बिजली का बीबी आ जाती है। यादें? माँ जी, ये यादें नहीं, ये आपको बेवकूफ बना रही है। जरा देखिए तो इसका बेटा बबलू कितना मोटा होता जा रहा है। हो ना हो जरूर इसे चोरी छुपे कुछ खिलाती होगी। माँ जी, आप इन कव्वों की बातों में मत आए, ये तो आपको भड़का रहे हैं। देख चिड़िया, मुझे सब पता है।
मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर तूने श्राद्ध होते मुझे वो संदूक ना दिया तो तुझे तेरे बच्चे के साथ घर से निकाल दूंगी। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। बादल जी, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, ऐसे वो चिड़िया नहीं मानने वाली। ऐसा कहते हुए बिजली कवि बादल कवि के कान में कुछ बताती है। रात होते ही जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। बिजली और बादल चिड़िया के घर आते हैं और वो सोते हुए बबलू को उठाकर ले जाते हैं। इसे नदी के पास एक पेड़